मैं एक मध्य रोगी हूँ, मेरा नाम जीवन है। उनकी कृपा से और इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहने के कारण आज के दिन दारू पिया नहीं, पीने का कोई इरादा नहीं। दारू नहीं पीकर मैं खुश हूँ। ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कारण है। 20 साल की उम्र तक दारू मैंने कभी शादी में, होली में ऐसा थोड़ा थोड़ा लिया होगा। 20 साल तक मेरा ज्यादा परिचय नहीं था दारू। इक्कीस साल की उम्र में मैं नौकरी में लग चुका था और हम लोग दोस्त लोग रात को जब लौटते थे, उस समय नागपुर में इतने बार और इतने नहीं थे। 21 साल की उम्र यानी आज से 55 साल पुरानी बात बता। तो मेरे कुछ दोस्त लोग बियर पीते थे। मैं साइकिल से जाना है बहुत दूर, तो रास्ते में पीते थे तो मैं बैठा रहता था। मैं पीता नहीं था क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। घर की पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर थी, पगार ज्यादा नहीं थी, तो मैं सोचता था नहीं मैं नहीं पीता। एक दिन मेरा कौन सा बर्बादी का दिन था कि क्या दुर्दैव भी था, तो मेरा दोस्त बियर पी रहा था। हालांकि वो देखने में बहुत अच्छा लगता था, ठंडी ठंडी बोतल, और वो ऐसे धीरे 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 डालते थे ताकि फेस ना आए, तो मेरे को वो सब बड़ा अच्छा लगता था देखने में। एक दिन मैं ज्यादा टेंशन में था, मैं उसकी बोतल की तरफ देखा तो उसने बोला पिएगा क्या? पी ले, इसमें तो पानी है 90%, अल्कोहल थोड़ी, थोड़ा सा। तो मैंने बोला हाँ। उसने मुझे आधी गिलास बियर दिया। मेरे को नहीं मालूम था कि ये आधी गिलास बियर मेरी आधी जिंदगी को बर्बाद करने वाली। आधी गिलास बियर पी के जब मैं रात को साइकिल में जा रहा था घर, तो ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, क्या बढ़िया साइकिल जा रही। ये कान गर्म हो गए, ये माथा गर्म हो गया। घर में गया, खाना वाना खाया, इतनी बढ़िया नींद आई। मैंने कहा मैं कितना बेवकूफ था, ये इतना अच्छा फार्मूला और मैं इतने दिन से पी नहीं रहा था। दूसरे दिन फिर मैं उसकी बोतल की तरफ देख रहा था, बोले लेगा? मैंने कहा हाँ। फिर वो मेरे को 1 गिलास बियर देने लगा। 2-4-5 दिन के बाद बोला भैया ये बोतल किसी की है? उस समय लोग घर में पिलाते थे। हल्का बियर बार पंचशील के सामने वाला, उसका लाइसेंस नहीं था, तो टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पिलाता था। तो मैंने कहा ऐसा करो, 3 रुपए मैं दे देता। 55 साल पहले 3 रुपए भी बहुत होते। तो मैंने कहा 3 रुपए में आधी बियर मैं पी। बोले ठीक है। फिर मैं आधी बियर 3 रुपए की पीता था। मेरा दोस्त 1.5 बियर पीता। 15-20 दिन, महीने भर बाद मिलेगा, ऐसा करता हूँ मैं खुद 6 रुपए में ले लें, मेरी बोतल वाला, तुम्हारी बोतल वाला। धीरे 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 वहां पे और भी लोग आते थे, डॉक्टर तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ठंडी थी तो लोगों ने समझाया क्या बियर पी रहे ठंडी में, ज्यादा सर्दी हो जाएगी तुमको।
बियर मत पियो। उन्होंने मेरे बियर में थोड़ी सी रम डाल दी और मेरी बियर से अपनी गिलास में थोड़ा सा, तो पीने वालों की भी दोस्ती हो गई। फिर मैंने सब सीख लिया, रम क्या होता है, बियर क्या होता है, जिन क्या होता है, फास्ट किक के लिए क्या किया जाता है, शादी में नाचना है, जल्दी नशा होना तो क्या पिया जाता है, सब मैंने सीख लिया। पीते पीते मैं शराबी कब बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। शायद 4-5 साल के अंदर 25-26 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक बन गया। कई प्रश्न थे मेरे दिमाग में, वो मेरे समझ में नहीं आते। लोग शराब को मना करते थे। कभी पार्टी होती थी क्लब में, मैं क्लब में भी जाता, नागपुर के बड़े क्लब का मेंबर था, पत्ते भी खेलता था, रमी। तो वहां कभी पार्टी वार्टी होती थी, किसी को बोलते थे ध्यान, तो बोलता था नहीं। पहले साला आदमी दारू को मना कैसे कर सकता, कैसा आदमी। बहुत से लोग पीते थे, 2 पैक पिए, हो गया दादा अपना। बोले ये दारू की बोतल रखी क्या क्या कर रहा। कई प्रश्न थे मेरे दिमाग में। हम लोगों ने बैचलर थे तो कनान में दिन भर का मटन बनाएंगे, दारू पिएंगे। वो एक को ड्यूटी दिए कामची वाले को कि मिलिट्री कैंटीन से रम ले आना, तो सब आगे, वो आया, मैं उसी की राह देख रहा था। वो आया तो हमने पूछे रम तो है, नहीं मिली, बोले मैं नहीं लाया। वो नहीं लाया तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मैं दारू को मिस कर रहा। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिए। मेरे को बता दे आप लाए नहीं, मैं लेके आता ना। अब कैसा मटन में मजा आएगा। ऐसी किटकिट किया, ऐसी किटकिट किया, इतनी किटकिट किया कि सबने बोला ये भैया जा रहे हो, ब्लैक में मिलती है ना, वहां से लेके आएगा। और सबने पिया, मैंने ज्यादा पिया, और बाद में बोतल में जितनी बची वो मैं घर में। शराबी की कितनी बर्बादी होती है बताने की जरूरत नहीं है, हम रोज सुनते हैं, बर्बादी होने लगी। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, उसके साथ में दारू पीता था। वो फ्रूट जूस की बोतल, एक बियर की बोतल, एक सोडे की बोतल, एक विस्की की बोतल सब मिलाता था। थोड़ा सा विस्की डालता था, फिर उसमें थोड़ा फ्रूट जूस डालता था, फिर बर्फ डालता था, फिर बियर डालता था, फिर सोडा हला के डालता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और फिर पीते पीते कब फ्रूट जूस गायब हो गया, कब बियर गायब हो गई, कब सोडा गायब हो गया, खाली दारू और पानी रह गया। और फिर उसके बाद बहुत ही विषम परिस्थिति में, बहुत ज्यादा बर्बादी झेलने के बाद मैं ए से संपर्क किया। वहां मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जन साधारण को आज हिंदुस्तान में जागृति थोड़ी कम है। हिंदुस्तान में लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में भी कम जानते हैं, और अल्कोहलिज्म मध्य रोग के बारे में भी कम जानते हैं। और फिर मैंने बीमारी को समझा, पढ़ा, सुना, पूछा, तब पता चला मध्यपाश, मध्य रोग हिंदी मराठी में, और इंग्लिश में अल्कोहलिज्म नाम की एक बीमारी होती है जो मेरे को हो गई है। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी हर पीने वाले को नहीं होती।
नागपुर में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, दुनिया में जितने लोग दारू पी रहे सबको अल्कोहलिज्म नहीं हुआ है। अल्कोहलिज्म खाली 10, 12, 15% लोगों को होता है पीने वाले। किनको नहीं हुआ है? एक कैटेगरी है सोशल ड्रिंकर। सोशल ड्रिंकर म्हणजे सामाजिकरित्या पिणारा, जो होली, दिवाली, दशहरा, पोला में पीता है एक दिन, बाकी दिन नहीं पीता, भले ही एक दिन ज्यादा पीता, दूसरे दिन उल्टी करता, काम धंधे में लग जाता, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही। सोशल ड्रिंकिंग, त्याला काही प्रॉब्लेम नहीं। दूसरी कैटेगरी है ऑकेजनल ड्रिंकर। ऑकेजनल ड्रिंकिंग, ऑकेजनल ड्रिंकिंग म्हणजे किसी शादी में, किसी मैयत में, किसी पार्टी में गए, वहां लोग पी रहे हैं और अपने को बोले पी लो, आप भी। ऑकेजन की डिमांड है और ऑफर हो गई और पीने का कोई प्लान नहीं था, थोड़ी सी पी ली। ऑकेजनल ड्रिंकिंग, त्याला सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही। आणखी एक कैटेगरी है प्लान ड्रिंकर। प्लान ड्रिंकर क्या होता? मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहां कई मिलिट्री से एक्स सर्विसमैन काम करते, मिलिट्री वाले रिटायर, तो जिनके घर में कुछ पार्टी है, बारसा है, छठी है, एनिवर्सरी है, कुछ है, तो वो उसको बोलते थे मिलिट्री वाले, या तेरे मिलिट्री कैंटीन से मेरे को 4 बॉटल रम दिला दे, मेरे घर में फंक्शन है। वो दिला देता था, वो बॉटल को ले जाके अलमारी में तुरुप में रख दिया और उसी दिन निकालते थे जिस दिन फंक्शन है। यानी जो अपने पीने को प्लान करके पीते थे, प्लान ड्रिंक, त्याला सुद्धा काही प्रॉब्लेम नहीं। ऐसे ही पीने वालों की कैटेगरी ज्यादा होती है समाज में। 80-85% लोग ऐसे ही पीने वाले होते हैं। और फिर इसके बाद एक खतरे की घंटी बजती है, उसको बोलते हैं हैबिचुअल ड्रिंकिंग। हैबिचुअल ड्रिंकिंग यानी आदत शराब, आदत लगने लगती। अरे साला ये तो बड़ा जोरदार, अभी हफ्ते में 2 बार पीते जाएंगे, अभी हफ्ते में 3 बार पीते जाएंगे। आदत गिरने लगती, मजा आने लगता। शराब में कितना मजा आता है इसलिए पीने वाला बता सकता है, मैं बता सकता, जिसने नहीं पिया वो नहीं बता सकता। तो वो मजा आना चाहिए बार बार, तो वो आदत गिरने लगती और यही से खतरे की घंटी बजती। क्योंकि हैबिचुअल ड्रिंकिंग के बाद की स्थिति है कंपल्सिव ड्रिंकिंग। कंपल्सिव ड्रिंकिंग यानी शराब हमारे लिए कंपल्सरी हो गई। जैसे तंबाकू वाला तंबाकू के बगैर नहीं रह सकता, जैसे सिगरेट वाला सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, खर्रे वाला खर्रे के बगैर नहीं रह सकता, ड्रग एडिक्ट ड्रग के बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार अल्कोहलिक इस केमिकल डिपेंडेंसी में आ जाता है। जब तक वो केमिकल अंदर गया नहीं, जब तक अंदर जाएगा नहीं, उसको कंफर्ट जोन नहीं आता, त्याला बरं वाटत नहीं। और वो है कंपल्सिव ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म। अगर आप पूछे कि आपने जिनको नहीं हुआ अल्कोहलिज्म, उनकी कैटेगरी बताया, तो पीने वाले की भी परिभाषा बता दी।
मैं बता सकता हूँ। पहली परिभाषा, जो शराब पिए बगैर रह नहीं सकता वो आदमी शराबी है, वो अल्कोहलिक है। दूसरी परिभाषा, कितनी भी शराब पिए अगर उसकी संतुष्टि नहीं होती तो वो आदमी अल्कोहलिक है। तीसरी परिभाषा, जो आदमी एक पैक पीने के बाद अपने वर्तणूक की गारंटी नहीं दे सकता वो आदमी अल्कोहलिक है। वर्तणूक म्हणजे मारपीट नहीं, वर्तणूक म्हणजे टीवी फोड़ना नहीं, वर्तणूक म्हणजे जो एक पैक पीने के बाद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितनी दारू पिएगा, वो आदमी अल्कोहलिक। और एक परिभाषा, शराब पीने के कारण अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से किंवा आर्थिक रूप से किंवा पारिवारिक रूप से किंवा काम धंधे वाइज अगर उसके इन पहलुओं में से किसी भी एक पहलू पे असर पड़ रहा है या ये इसमें से दो पहलू, एक पहलू, तीन पहलू डैमेज हो रहे, उसमें अस्त व्यस्तता निर्माण हो रहे, तो वो आदमी अल्कोहलिक। ए में बड़ी बारीकी से शराब का अध्ययन किया। हमारी एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी है, अल्कोहलिज्म। एक अगर सेंटेंस बोलूंगा, बोलना नहीं चाहिए। बहुत से डॉक्टरों को भी इतना नहीं मालूम जितना एक के सदस्य को अल्कोहलिज्म के बारे में मालूम। पायनियर ग्रुप की एनिवर्सरी थी, हमने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को बुलाया, डॉक्टर भूषण। इतना सीधा, इतना सिंपल आदमी। आखिरी में जब उसको बोलने को खड़ा किया कि डॉक्टर गोस्वामी अल्कोहलिज्म के बारे में बोलेंगे, हेड साहब की डॉक्टर गोस्वामी, इतना सीधा आदमी, बोले मैं क्या बोलूंगा, मेरे को इतना मालूम ही नहीं था जितना आपने बता दिया। मैं क्या बताऊं, हम एक ही सब्जेक्ट में गहराई से गए। वैसे तो मेडिकल साइंस बोलता है कि अल्कोहलिज्म साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। साइको म्हणजे मन, सोमा म्हणजे शरीर। साइकोसोमेटिक, मन को और शरीर को होने वाली बीमारी। मन को कैसा होता, एक मानसिक आकर्षण रहेगा शराबी, जबरदस्त मेंटल ऑब्सेशन, जबरदस्त मानसिक आकर्षण रहता है। और फिजिकल एलर्जी, मेडिकल साइंस में एलर्जी लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एलर्जी म्हणजे वो एलर्जी नहीं कि पी लिए तो रैशेस आ गए, तो खुजाल आ गया, तो सूजन आ गई, वो वाली एलर्जी नहीं। एलर्जी कैसी होती है एक अल्कोहलिक को? आज आदमी अल्कोहलिक क्यों बन जाता है इसका पुरावा नहीं है। आज मेडिकल साइंस मजबूती से ये नहीं बता सकता कि इस कारण आदमी अल्कोहलिक बन जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस ये मानता है कि एक अल्कोहलिक की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। 15% जो अल्कोहलिक बन गए पीने वाले, उनकी रासायनिक संरचना शरीर की बदल जाती है। फिर उन्होंने थोड़ा सा पिया कि वो फिजिकल एलर्जी, एक रासायनिक प्रक्रिया उनके शरीर में शुरू हो जाती है और वो एलर्जी ऐसी निर्माण होती कि उनका शरीर और दारू मांगते चले जाता।
मैंने आज 33 साल से दारू नहीं पिया, लेकिन अगर मैं अभी पीना चालू करूं तो 24 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में मेरी वो एलर्जी वापस आ जाएगी। अल्कोहलिज्म कभी अच्छा होता नहीं। मेडिकल साइंस में ऐसी कई बीमारी है जो कभी अच्छी नहीं होती, अल्कोहलिज्म भी हुई कभी अच्छा होता नहीं। तो मानसिक, शारीरिक एलर्जी और मानसिक आकर्षण, इसकी जो परिभाषा है उसको मेडिकल साइंस मान्यता देता है। फिजिकल एलर्जी कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन इज अल्कोहलिज्म, ये मेडिकल साइंस है। जिसके शरीर में इस प्रकार की फिजिकल एलर्जी है, इस प्रकार की शारीरिक ओढ़ है और मानसिक आकर्षण है। मानसिक आकर्षण मैं बयान करूं क्योंकि मैं 15-20 साल उस मानसिक आकर्षण से गुजरा हूं। मानसिक आकर्षण बयान करना बड़ा डिफिकल्ट। मानसिक आकर्षण क्या हो, मैं बताता हूं मानसिक आकर्षण क्या हो। मैं ऑफिस में नौकरी करता था। मेरे जमाने में तो कैलकुलेटर भी नहीं था जब मैं नौकरी करता था। बहुत लेट आ गया कैलकुलेटर, और कंप्यूटर तो मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे आया। तो हम सब हाथ से टोटल मारते थे और रजिस्टर और हाथ से लेटर लिखते थे, वो टाइप होके आता था, उसको कंपेयर करके दे देते। तो मैं फाइल खोल के, रजिस्टर खोल के बैठा हूँ ऑफिस में, तो सबको लग रहा है कुछ काम कर रहा है, और मेरे को रजिस्टर में बोतल दिख रही है। आज कौन सी पीऊंगा, ये पी के बोर हो गया। अभी रेलवे क्लब में जाता हूँ, वहाँ कुछ ड्राइवर वगैरह है अपने पहचान के, वो जीतारसी से शेर छाप कि वहाँ हिरन छाप लाए होंगे, उनको 2-5 रुपए ऊपर दे दो तो दे देते थे। वो आके पूछते थे पाइए ना, वो ला दे। मतलब वहां जाता हूँ, कोई शेर छाप हिरन छाप बेचते रहा, दिमाग में वही। घर में मैं बड़ा भाई बाप की गैरहाजिरी में बाप के जैसा बहन की शादी की बात कर रहा हूँ। 7 बज गए, अरे डॉक्टर पीने का टाइम हो गया, ये बैठे सारे अभी तक बेवकूफ। आखिरी में वो गए लड़के वाले, तो मैं छोड़ने में नहीं गया बाहर। मैंने अपनी औरत को, माँ को बोला छोड़ के आ जाओ इनको, और मैं गया बेडरूम में, निकाल के दारू पिया। ये मानसिक आकर्षण। और एक ही जानकारी कहती है कि ये 2-fold डिसीज नहीं है, ये मल्टीफोल्ड डिसीज है। कई स्तर पर होने वाली बीमारी शारीरिक मानसिक हो गई, आध्यात्मिक बीमारी। एक अल्कोहलिक का आध्यात्मिक पतन हो जाता, अधःपतन हो जाता। अधःपतन वर्ड बोलने की कोशिश मत करें, नागपुर वाले अधःपतन बोलते नहीं, अतन पतन। अतन पतन क्या वर्ड है? अतन पतन वर्ड ही नहीं है, वो है अधःपतन। अधःपतन बोलने की जरूरत ही नहीं है, पतन बोलो। बैंकरप्सी, इंग्लिश में स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक पतन हो जाता हो। शराब पाने के लिए, शराब पीने के लिए तो किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकता है। आध्यात्मिक पतन समझाना, एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं अगर बोलूं कि किसी व्यक्ति ने अपने बीवी का मंगलसूत्र बेचकर, कि वह बच्चे के दूध के पैसे से, कि वह उसकी किताब के पैसे से, कि वह घर के राशन के पैसे से दारू पी लिया, तो लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक पतन खाली गरीब आदमी का होता है। पैसे का और आध्यात्मिक पतन का कोई लेना देना नहीं।
आज ए के मेंबर अब्जोपति लोग हैं, करोड़ोपति तो पायली के 15 घूम रहे हैं। अब्जोपति, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, कई एमडी डॉक्टर, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से लेके हर हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर, बहुत से जज, बहुत से बैरिस्टर, बहुत से वकील, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, बीमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख कर नहीं आती, स्टेटस देख कर नहीं आती। बीमारी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। फिल्म लाइन के बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन ए के सदस्य, अल्कोहलिक, उनको पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर झूठ भी बोलना पड़ता है दारू पीने के लिए, तो वो भी तो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की शुरुआत है। मेरे को झूठ बोलने का जरूरत, मैं दारू पीने के लिए झूठ बोलने से शुरुआत हो जाती है, फिर हम दारू पीने के लिए कोई भी काम कर सकते। हम दारू पीते थे उन दिनों, बार में घर से फोन आया औरत का, कहाँ पर हो? हाँ हो, मेरी मीटिंग ऑफिस की चालू है। क्या जगह से झूठ बोलने की, इससे बड़े ऑफिसर और औरत को झूठ बोल रहे, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। आध्यात्मिक पतन, पारिवारिक बीमारी, एक आदमी दारू पिएगा पूरा परिवार उसको भोगेगा। अमेरिका में कई रिसर्च हुई, रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले। उन्होंने बताया कि एक अल्कोहलिक के बच्चे का अल्कोहलिक बन जाने का चांस आम बच्चे की तुलना में 9 गुना ज्यादा रहता है। जो बच्चा बचपन से दारू देखेगा, मेरे पिताजी दारू पीते थे, सोशल ड्रिंक करते, तो मैं पूछता था क्या है छोटा, तो बोले सर्दी की दवाई है। मैं बोलता था मेरे को भी दो, मेरे को भी सर्दी होगी। वो नहीं देते थे, भगा देते। जब वो सब चले जाते थे तो बड़ी बॉटल में से जो टेम टेम निकलता तो मैं पीता। मेरा बच्चा 3 साल का था, जब मैं ए में आया, एल्कोहलिक बन गया 3-4 साल। तो मैं रात को घर आता था, स्कूटर थी तो वो आके स्कूटर में बैठ जाता था, मेरे को बहाना मिल जाता था, क्या खाना बनाए? इतना सारा खाना है, मैं लेके आता हूँ, और इसको भी घुमा के लगता। वो पीछे बैठता था, मैं भोजन का डब्बा लेता था, बाहर में जाते थे, एक कोका कोला या रिमझिम कुछ मंगाता था, आधी मैं अपने बोतल में डाल लेता था और आधी अपने बच्चे को पीने देता था। और पीने देने के पहले थोड़ी सी रम या विस्की उसके कोका कोला की बोतल में डाल देता था। शेर का बच्चा है, शेर बने। और बाहर में लोग देखते थे, छोटे बच्चे को पिला रहे, तो उसके 9 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं अल्कोहलिक बन जाने के। एक और उन्होंने रिसर्च किया कि अल्कोहलिक के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास आम बच्चे की तुलना में कम होता है। जो बच्चा देखता घर में दारू का तांडव, गाली गलौज, मार पीट, देखा फाटी, दारू का तांडव, नशा, तो बच्चा डिप्रेस होने लगता है। बच्चे के मन में दहशत, डर, उसके कोमल मन पे प्रभाव पड़ता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। पारिवारिक बीमारी, माँ औरत सब डिप्रेस हो जाएगी। मेरी तो एक तो आवाज तेज, पीने के बाद और तेज, पूरा क्वार्टर सुनता था, आ गए साहब। और फिर पी के गाली बकना, चिल्लाना। तो मेरी माँ ने और मेरी औरत ने अपनी ड्यूटी लगा दी, एक दिन तू रोना, एक दिन मैं रो।
जो खाना लेके आता था वो रोता था। तो मैंने मार्क किया, एक दिन औरत आती है, एक दिन मार। इन्होंने अपनी ड्यूटी बना दी, एक दिन तू रोज जाके, एक दिन मैं रोती। और सवेरे उनके चेहरे से पता चल जाता था इनके घर में कैसा तांडव हो गया। पारिवारिक बीमारी, सामाजिक बीमारी। आज हम पेपर में पढ़ रहे, 100 रुपए मांगे दारू पीने के लिए, नहीं दिए तो चक्कू मार दिए मोहल्ले वाले। कुछ नहीं तो पी के साले को अल्लाह मचा रहे, रात को नींद खराब कर रहे। सामाजिक बीमारी। लगातार बढ़ने वाली बीमारी। एक दिन मैंने बोला ये लगातार बढ़ने वाली बीमारी, तो एक अल्कोहलिक कितना होशियार रहता, उसने पकड़ा मेरे को, बोले जीवन भाई लगातार बढ़ने वाली मेरी बीमारी तो बढ़ नहीं रही। बोला क्यों? और मैं बोले 3 नहीं पीता हूं, उतनी पी रहा हूं। मेरा लगातार बढ़ने वाली बीमारी खाली तू निफ्ट में आकर आएगा। पीने से होने वाले नुकसान से नामो वो है थर्मामीटर। पीने के कारण कितना नुकसान हो रहा है वो थर्मामीटर है। घर में कितनी अस्तव्यस्तता निर्माण हो रही, परिवार में कितनी, काम में, धंधे में, शरीर में कितनी अस्तव्यस्तता निर्माण हो रही जो पहले नहीं थी। वो थर्मामीटर है कि बीमारी बढ़ रही। और सबसे बड़ा दुर्दैव, दुर्भाग्य, अल्कोहलिज्म क्यूरेबल नहीं है। आज मेरी बीमारी 33 साल एज में आने के बाद दुरुस्त नहीं हुई है। अगर कोई ऐसा समझता है कि जीवन भी 33 साल के बाद दारू नहीं पी सकता, इसका साफ मतलब है उसको अल्कोहलिज्म समझा नहीं। एक अल्कोहलिक कभी भी दारू पी सकता है। कई प्रकार के अल्कोहलिक होते हैं। कोई ए में आ गए, थोड़े दिन नहीं पिएंगे, सस्पेंड हो गए ना, अपना सस्पेंशन जा रहा है। जब तक सारा सस्पेंशन वापस नहीं होता अपन आएंगे रे भैया। ऑफिस को भी पता चल जाएगा नहीं पी रहा। मेरे ऑफिस में ऑफिसर बुला के पूछते थे, मेडिकल ऑफिसर बुला के पूछती थी। मैंने बोला भैया मैं ये सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ पी रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ वो ए में आ रहा है कि नहीं। केवड़ी गारंटी नहीं दूंगा कि वो आता है। अब तुम बोलेंगे पीता है कि नहीं पीता है, ये नहीं बता सकते। ए में से जाने के बाद भी पीने वाले लोग हैं, बोला ये गारंटी नहीं दे सकता। तब वो ऑफिसर बोलता तो पीऊ डाला जी, बोला तो पीऊ डाला बाइक को आगे होती। पहले बता रहा कोई आदमी मीटिंग में आ रहा है और नहीं पी रहा है तो मैं क्या करूं? मीटिंग में नहीं पीता, वो बाद में जाके पीता है तो मैं उसके पीछे थोड़ी घूम रहा हूं। प्लान ड्रिंकर जैसा होता वैसा एक प्लान सोबरिटी। साले को थोड़े दिन नहीं पिएंगे, औरत चली गई ना छोड़ के, साले को थोड़े दिन नहीं पीते, पूरा ससुराल से लेके मोहल्ले से लेके सब तरह की खबर फैल जान दो अपन ने दारू नहीं पी, सुधर गया भाई। मन में डिसाइड कर ली, प्लान करके सोबर, प्लान ड्राइनेस, ये नहीं बोला, प्लान ड्राइनेस, प्लान करके ड्राई रहना, दारू नहीं पीना। जिस दिन सस्पेंशन वापस हो जाएगा उस दिन सोचेंगे, जिस दिन औरत वापस आ जाएंगी उस दिन सोचेंगे। कई प्रकार के कैटेगरी, प्लान ड्राइनेस। शुरू में थोड़ा सा हमको तकलीफ हो सकती है, हम थोड़ा सा सोचते हैं कैसा करें, ये करें वो करें, ये प्रयोग करें वो प्रयोग करें। मैंने भी 18 मई 1986 से लेकर 28 जून 1986, मेरी डेट ऑफ सोबरिटी 28 जून 1986, तो ये 1 महीना 10 दिन मैंने भी कई प्रयोग किए। आज अपन 2 स्मॉल पैक पिएंगे और फिर खाना खा लेंगे।
मैं नहीं खा पाया, 2 स्मॉल पैक पे नहीं रुक पाया, 1 गिलास बियर पियेंगे, खाना खा लेंगे, मैं नहीं खा पाया। और आखिरी में मैंने 28 जून 1986 को समर्पण कर दिया। यह समर्पण शब्द लिखा, सरेंडर। मैं हार गया, शराब से जो लड़ाई थी वो मैं हार गया, और मैंने एक की सदस्यता स्वीकार कर ली। मेरा ये जो बोलती हो बराबर। तो अल्कोहलिज्म क्यूरेबल नहीं, अल्कोहलिज्म ट्रीटेबल है। इसको हम एक दिन के हिसाब से रोक सकते, जैसा मैंने रोका, जैसे आप सबने रोका। आज के दिन हम दारू नहीं पिएंगे। अभी क्या होता, बहुत से लोग क्यों पीने चले जाते, नए लोग, ये बोलती है दारू पीना बंद करना है, उसको रोकना है, तो एकदम से पीना बंद करना पड़ेगा। एक घाव 2 टुकड़े, आज पासून दारू बंद, ये बोलती है। अभी कुछ लोग पीने वाले के दिमाग को बहुत चलता है, उसके जैसा होशियार नहीं होंगे, एकदम से कैसा बंद करेंगे दादा, तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो जाएगी। वो जो तकलीफ होती है उसको विथड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। जब हम इतने साल पी रहे, शरीर को उसकी आदत गिर गई, और फिर जब दारू नहीं मिलती तो छोटे मोटे प्रॉब्लम शरीर में आते हैं। क्या आता है, किसी के हाथ पैर कांपेंगे, किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को नींद नहीं लगेगी, किसी को घबराहट लगेगी, किसी को डर लगेगा, किसी को हेलोसिनेशन आएंगे, गिर रही का छत, अरे बाप रे गिर जाएगी, अरे इसको सांप तो नहीं है बाबा, हेलोसिनेशन। तो आजकल मेडिकल साइंस के पास इन सब चीजों की दवाई है। भूख नहीं लगती उसकी दवाई है, नींद नहीं लगती उसकी दवाई है, कमजोरी है उसकी दवाई है, डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन ड्रग है। आजकल मेडिकल साइंस सक्षम है। और ये जो तकलीफ होती है पीना बंद करने के बाद, ये टेम्परेरी है, 8, 10, 12, 15 दिन रहेगी। तब तक हम डॉक्टर की मदद ले सकते हैं अगर किसी को तकलीफ है तो। मेरे को 2 तकलीफ हुई थी, भूख नहीं लगती थी और नींद नहीं लगती। डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं, मैंने जाके डॉक्टर को अपने ऑफिस को सब बता दिया। बोला पहले जरूरत पीता था, अभी बंद कर दिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चला गया है, पर्चा पाऊंगा गया, और अब मतलब मेरे को पीना नहीं है। पर 2 प्रॉब्लम है शायद, मतलब एक तो भूख नहीं लग रही और एक नींद नहीं लग रही। उसने जो दवाई दिया था 33 साल पहले, मेरे को आज भी उनके नाम को आता है। एक नियोगॉन्डाइन मिक्सचर दिया था, कंपाउंडर नियोगॉन्डाइन की बॉटल आएगा, आए बड़े फुल बॉटल ले जाता हूँ, आप ले लो। खाने के 15 मिनट पहले 2 चम्मच पी लेना, भूख लगेगी। और कंपोज की गोली दिया, ये खा गई। बाद में कंपोज भी छोड़ दिया, नहीं तो फिर कंपोज एनोनिमस में जाना पड़ा, बाद में वो भी छोड़ दिया। बोले डॉक्टर साहब ये चीज आदत गिर गई, तो बोले आप तो पेड़ से आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, ये कंपोज की आदत भी धीरे धीरे छोड़ दो, नहीं तो फिर बाद में डोज बढ़ जाएगा, आदत मत डालो, तो फिर वो भी छोड़ दो। तो दुर्दैव, अगर हमको तकलीफ होती है लेकिन छोड़ना पड़ेगा, एक घाव 2 टुकड़े। अब शराब के सामने ये बोलती है एक दिन के हिसाब से, आज के दिन हम शराब नहीं पिएंगे, ये का अपना कुछ भी नहीं, ये नहीं अध्यात्म में से, धर्म में से, मनोचिकित्सा से लेके, मनोविज्ञान से लेके, सब चीज से लेके एक ही पारा पारी बनाया। हमारा सिर्फ अनुभव है। पहली पारी क्या बोलती, बी एडमिटेड, पहला शब्द लिखा स्वीकार, एडमिशन। पहली पारी म्हणजे हमको एडमिशन होना चाहिए,
ए का रिकवरी रेट शुरू में 50%, जिनको हम मैसेज देते आधे लोग ए में आ जाते, आधे नहीं आते। आधे कौन है जो ए में आ जाते? जो स्वीकार कर लेते, हाँ भैया ये जो बीमारी बताया इन्होंने ये मेरे को हो गई। पहली पायरी क्या कहती? We admitted that we are powerless over alcohol, that our life had become unmanageable. हमारी जिंदगी में अस्त व्यस्तता निर्माण हो गई और हम शराब के सामने रखबल गए। तो जो शराब के हार को स्वीकार कर लेता उसको ए में पहले दिन से फायदा होता, और जो शराब के हार को स्वीकार नहीं करता 50% लोग ए को रिजेक्ट कर देते शुरुआत में, लेकिन उनमें से भी बहुत बड़ा वर्ग जब दारू की चाबुक पड़ती है, दारू हमारा कितना नुकसान करने वाली है इसका एस्टीमेट एक अल्कोहलिक नहीं निकाल सकता। तो एस्टीमेट मैं अपनी जिंदगी में सही नहीं निकाल सका, और मुझे लगता है कोई अल्कोहलिक नहीं निकाल सकता ये एस्टीमेट। पहला एस्टीमेट जो मैं सही नहीं निकाल सका वो क्या था? वो ये था कि दारू मेरा कितना नुकसान करने वाली है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे खत्म हो जाएंगे, कर्जे बाजारी हो जाएगी, थोड़ा सा चिपचिप हो जाएगी। मैंने जितना एस्टीमेट लगाया नुकसान उससे कई पट ज्यादा हो गया। पहला एस्टीमेट फेल हो गया। और दूसरा एस्टीमेट मैंने ए में आने के बाद लगाया, ठीक है 12 पायरी कर रहे, 12 पायरी में चल के क्या मिलने वाला है? नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो जो एस्टीमेट लगाया वो भी फेल हो गया। 35 साल में फायदा उससे कई पट ज्यादा हुआ है। हमको ए में क्या क्या फायदा होने वाला है इसकी हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमारी बोथल अल्कोहलिक बुद्धि में वो आ ही नहीं सकता कि ए के 12 कदम हमारी जिंदगी में कितना चमत्कार करेगा। तो अगर हम शराब से हार को स्वीकार करेंगे, अपनी अस्त व्यस्तता को स्वीकार करेंगे, ए बोलती है सरेंडर, सरेंडर विल। हम भले अपनी ताकत से दारू नहीं छोड़ते, विल पावर से दारू छूटती नहीं। विल पावर से बैंगन छूटेगा, विल पावर से करेला छूटेगा, विल पावर से दारू नहीं छूटती। ए में एक कहावत है, एक अल्कोहलिक अपना सारा विल पावर पहले पैक में घोल कर पी जाता। विल पावर से दारू नहीं, विल पावर से बीमारी अच्छी थोड़ी होती। किसी को कैंसर है तो क्या विल पावर से अच्छा हो जाएगा? तो ये तो बीमारी है। दारू बंद करना पड़ेगा पूरा एक दिन के हिसाब से। भले हम अपनी ताकत से विल पावर से नहीं छोड़ सकते, किसी उच्च शक्ति से, ईश्वर से, राम से, रहीम से, अल्लाह से, जीसस क्राइस्ट से, भगवान बुद्ध से, जिसको भी हम मानते हैं प्रार्थना करेंगे, शक्ति मांगेंगे। आज की 24 घंटे हम तो भगवान शराब से दूर रख, उसकी ताकत से एक दिन के हिसाब से हम दारू छोड़, वो ये का तरीका। उच्च शक्ति हमारी मदद करे। अगर हम भगवान को नहीं मानते, किसी उच्च शक्ति को नहीं मानते, तो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी एक उच्च शक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते। जिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस दुनिया के 180 देशों में फैली है, 30 लाख लोगों की दारू की, उसको हम एक शक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते और ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते। तो एक दिन के हिसाब से प्रार्थना करना, ये बोलती सरेंडर टू विन। हमको सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण ये लगेगा। समर्पण कैसा होता मैं समझाता हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जिनको
बांग्लादेश का 1971 का वार याद है, ज्यादा पुराने लोग को याद नहीं। 1971 में जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश नहीं था, ये ईस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान था। और 1971 में इंडिया की और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, और उसमें फिर बहुत बड़ा रशिया बोला हम इंडिया की तरफ से, अमेरिका बोला हम पाकिस्तान की तरफ से, झगड़ा बहुत बढ़ गया। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी, वो लड़ रही थी, उसको इंडियन फौज मदद कर रही थी, और फिर उन दोनों देशों ने सोचा साला दोनों के झगड़े में अपन फालतू पड़ेंगे और अपना नुकसान होगा, वो दोनों पीछे हट गए। और आखिरी में हिंदुस्तान ने वो पाकिस्तान को आजाद कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान को, और उसका बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। तो वो लड़ाई में क्या हुआ कि 92,000 सोल्जर्स वहां फंसे थे पाकिस्तान, उनको कोई मदद आ नहीं सकती, न जमीन से आ सकती थी, न समुद्र से आ सकती थी, न हवाई जहाज से आ सकती थी, सारे रास्ते इंडिया ने ब्लॉक कर, और चारों तरफ से घेर लिया था। वहां हवाई जहाज से पर्चे फेंके, अनाउंस किया टीवी में इसमें कि आप चारों तरफ से हमने घेर लिया, अगर आप लड़ेंगे तो कोई बचेगा नहीं। बांग्लादेश के बड़े लोगों ने भी हाथ ऊपर कर दिया। वहां का था जनरल नियाजी इंचार्ज, उसने पूछा, बोले अब तुला डिसिजन घ्यायचा घ्या, बाबा आम्ही मदत करू शकत नाही काय, आता तुला काय करायचे की कर। जनरल नियाजी का इंचार्ज 92,000 सोल्जर्स को लेकर ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में फंसा हुआ। वो एक समझदार आदमी, उसको सब यूएनए का कानून वगैरह मालूम था। एक यूएनए का कानून है कि जो सिपाही समर्पण कर देता उसको जान से नहीं मारा जाता। उसने बोला मैं 92,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, अनकंडीशनल सरेंडर। हम अपने हथियार नीचे रख देते, हम अपने सारे टैंक, अपनी सारी तोप आपको दे देते, हम हाथ ऊपर करके खड़े हैं, सरेंडर कर दिया। शुरू में लोगों ने बोला कितना बेवकूफ है, 92,000 सोल्जर्स के साथ कोई सरेंडर करता? साला सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी किसी ने इतनी बड़ी फौज के साथ सरेंडर नहीं किया। 2 दिन के अंदर सारी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट ने बोला जनरल नियाजी जैसा अक्लमंद इंसान नहीं, उसने 92,000 सोल्जर्स की जान बचाई। इंडिया ने 92,000 सोल्जर्स को बाद में पकड़ा और छोड़ना पड़ा, सारे गए वापस। उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया तो 92,000 सोल्जर्स की जान बच गई। मैंने अनकंडीशनल सरेंडर किया तो मेरी जान बच गई। 33 साल हो गए। डॉक्टर लोग आते थे ए में, तो डॉक्टर ने बताया था, पहले हम लोग संख्या बहुत कम थी तो हम लोग हर महीने डॉक्टर को बुलाते थे। एक डॉक्टर ने बताया, बोले दारू सर से लेके पांव तक बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करती, ब्रेन को डैमेज करती है, साइकोपैथ होता है, आंख को डैमेज करती है। एक ए मेंबर था, उसकी 30% रोशनी कम हो गई, चेस्ट यहाँ सब पानी वानी भर जाता, सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके नीचे नपुंसकता भी आती। डॉक्टर ने इतना बोला, इसको महत्व नहीं, अब जो मैं बता रहा हूं उसको महत्व। उसने बोला अगर यहाँ कोई बैठा है और ये धोखे में है कि मेरी तो खोपड़ी भी सलामत है, छाती भी सलामत है, लीवर ऑफ सिरोसिस भी नहीं हुआ और नपुंसकता भी नहीं आई, तो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने से, ज्यादा दारू पीने से 15 साल से लाइफ स्पैन कम हो जाता है, 15 साल की उम्र कम हो जाती है। साला उसी दिन मैंने बोला
मैं 15 साल ज्यादा जिंदा रहूंगा। मैं काय को मरूं 15 साल पहले। आज मेरी उम्र 77 वर्ष है और सिर्फ इसलिए है कि मैं ए में टिका हूं और दारू नहीं पीता। मेरे साथ पीने वाले जितने थे वो सब 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 उनका हो गया 62, 63। तो हमको अगर जिंदा रहना है तो भी दारू पीना पड़ेगा। दारू हमारा इतना नुकसान करने वाली है और एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम ए में आकर बिता सकते हैं। जितना मेरे को याद रहा उसका मैंने बोला, लेकिन अभी 8 बजे है। अगर किसी के मन में अल्कोहलिज्म को लेकर और पहली पायरी को लेकर, पहली पायरी में ज्यादा बोल नहीं पाया हूँ क्योंकि समय की पाबंदी थी, ये कॉकटेल बोलने को मुझे कहा गया था। मध्य रोग पण सांगा आणि पहिली पायरी पण सांगा, मतलब कॉकटेल पाहिजे का तुम्हारे, बोले हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो कॉकटेल होने के कारण उसमें पहली पायरी कम थी। फिर भी अगर किसी के मन में प्रश्न होगा अल्कोहलिज्म को लेकर या पहली पायरी को लेकर, तो वो अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मगर मैं 33 साल से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर किसी के मन में प्रश्न हो अल्कोहलिज्म बद्दल किंवा पहिली पायरी बद्दल तो विचारू शकता।